हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। भाई, इसकी परिभाषा अपन लोग कैसे लिखेंगे एंड इसको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, तो मैं एक एक करके सबको एकदम डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। और आपको बता दूं, मैं इसमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है जो कि आपको आसानी से भाई समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो कीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक, देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि पौधों की वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया या फिर क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, फिर आपको एक एक शब्दों के मतलब को समझा देता हूँ, ठीक ना। देखिए, पौधों की वायवीय भाग, दोस्तों यही वायवीय भाग आपको कन्फ्यूजन कर रहा होगा कि पौधों की वायवीय भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जड़, तना, पत्तियां जो भी ये है ना, सब ये पौधों की वायवीय भाग होते हैं। वायवीय भाग मतलब जहाँ से वो उत्सर्जित कुछ भी उत्सर्जित करें, जल का त्याग करते हैं, ठीक ना, तो वो हमारा होता है वायवीय भाग। तो परिभाषा तो अपन लोगों ने देख लिया, ठीक ना, परिभाषा देख लिया। अब वाष्पोत्सर्जन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि देखिए, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो पौधे होते हैं वो ज़मीन से भाई जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। जब पानी वो अवशोषित करते हैं तो उस पानी में ही खनिज लवण मिले होते हैं, तो वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, जब वो पानी की अवशोषित यानी कि पानी को जब भाई अवशोषित करते हैं, ठीक ना, तो देखिए जितनी पानी वो अवशोषित करते हैं उतना पानी उनके लिए आवश्यक नहीं होता है, ठीक ना। जितना पानी वो अवशोषित करते हैं उतना पानी उनके लिए आवश्यक नहीं होता है। तो जितनी पानी, देखिए मान लीजिए वो 100% पानी अवशोषित करते हैं, ठीक, तो भाई उनको आवश्यकता सिर्फ 2 से, उनमें से उनके उपयोग में सिर्फ 2 से 5% ही पानी आता है, ठीक ना। तो बाकी जो हमें वो 95 से 98% जो पानी बचता है दोस्तों, वो क्या होता है, वही दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर जाता है और वही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक ना। जो भी पानी बचता है उनके मतलब कि उपयोग में से, जो भी पानी पौधों के उपयोग में से जो भी पानी बच जाता है, तो वो उनके वायवीय भाग, वही जड़, तना, पत्तियां, ठीक ना, रंध्रों द्वारा जो भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, ठीक ना, तो उसके माध्यम से वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है, ठीक ना, इसको पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। वाष्पोत्सर्जन में पत्तियां अधिक आवश्यक होती हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कि जो पौधे होते हैं उनको भोजन कहाँ से मिलता है, वो पत्तियों पे ही भोजन बनता है, ठीक ना। तो पत्तियों में भाई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एंड छिद्र तो उनके अधिक और कई भागों में भी होते हैं, लेकिन पत्तियों में बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो दोस्तों उस छिद्र से ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। एंड उसी छिद्र से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, ठीक ना। पौधों की जो भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो पत्तियों से बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पत्तियों द्वारा अधिक होती है, ठीक। तो ये पॉइंट है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं अपन लोग वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों। तो वाष्पोत्सर्जन को मुख्य दो कारक प्रभावित करते हैं, ठीक ना। तो पहला हमारा जो दोस्तों है वो बाह्य कारक है, ठीक, और दूसरा है आंतरिक कारण या बोल सकते हैं अंतः कारण, ठीक ना। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन को मुख्य 2 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। पहला हमारा बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक या अंतः कारक बोल सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसको एकदम डिटेल से समझते हैं। इस बाह्य कारक में कितने कारक आते हैं, ठीक ना, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों। देखिए, चलिए देखिए, तो दोस्तों फर्स्ट हमारा है कि वायु की आर्द्रता, ठीक, वायु की आर्द्रता। तो दोस्तों आर्द्रता, अब देखिए यहाँ आपको ये आर्द्रता समझना पड़ेगा। आर्द्रता से मतलब नमी होती है दोस्तों। अगर देखिए वायु में नमी है दोस्तों, अगर वायु में नमी है तो फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी दोस्तों, आप लोग बताइए। अगर वायु में नमी है दोस्तों तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर वायु में दोस्तों नमी है, ठीक, वायु में नमी, तो दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी ना वो कम होगी। अब आप लोग कहोगे कैसे, तो दोस्तों वो वायु में जो नमी होगी यानी कि उसमें नमी मतलब क्या है कि थोड़ा पानी होगा, ठीक ना,
तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? पानी तो ही वाष्प बन के उड़ता है। जब वायु में पहले से ही पानी है, ठीक ना, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला जो हमारा ए पॉइंट है, ठीक। चलिए दूसरा पॉइंट अब समझते हैं, वायु की गति। ठीक, वायु की गति से कैसे ये बाह्य कारक है, लेकिन कैसे ये वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होता है, ठीक ना, इसको समझते हैं। देखिए वायु की गति से कैसे प्रभावित होता है दोस्तों। वायु अगर तेज चल रही हो, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भाई बहुत तेजी से होगी, ठीक। ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए जब वाष्पोत्सर्जन पानी जो है उनके छिद्रों पे, यानी कि कह सकते हैं कि पौधों की वायवीय भागों पे आ गया, ठीक ना। अब आया तो उसको उड़ा के एंड जो भी कह सकते हैं कि वाष्प के रूप में बन के उड़ जाता है, ठीक ना। उड़ के कहाँ जाता है? अगर तेज़ हवा रहेगी तो भाई दूर चला जाएगा, अगर तेज़ हवा नहीं रहेगी तो पास में ही रहेगा। मैंने कि जो जगह है भाई वो कवर कर लेगा। तो वहाँ की जो भी स्थान होंगे, तो वहाँ पे अगर पहले से वाष्प बनकर वहीं पड़ा रहेगा तो फिर बनने की जगह ही नहीं बचेगी, ठीक ना। तो इसका कहने का मतलब यही है कि वायु की गति के कारण तेज है भाई, तो फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, और वायु कम है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी बात करते हैं अपन लोग तापमान। दोस्तों तापमान भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन को। देखिए तापमान अगर घटा, यानी कि तापमान अगर घट जाए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घट जाती है, ठीक ना। और तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है, ठीक ना। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल के थ्रू, आपके घर में भोजन तो बनता ही होगा, ठीक ना। जब अगर आप ज़्यादा तेज गैस चला देते हैं, ठीक ना, तो तेज़ी के साथ भाप उड़ता है, ठीक ना। तो वही क्रिया इन पौधों के अंदर भी, सॉरी, वाष्पोत्सर्जन में भी वही क्रिया होती है, ठीक ना। तो देखिए अगर जब ज़्यादा गर्मी, या आप बोल सकते हैं तापमान ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। और वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा तो जो पौधे हैं वो जल को भी अवशोषित बहुत तेज़ी से करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई तापमान, ठीक। जो हमारा चौथा कारक है दोस्तों, वो है प्रकाश की तीव्रता। अब प्रकाश की तीव्रता भी प्रभावित करता है, ठीक ना। तो प्रकाश की तीव्रता भाई जितनी तेज होगी उतनी ही तेज वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, ठीक। प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो उसकी वाष्पोत्सर्जन को कम होगा, ठीक ना। अभी बात करते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, उपलब्ध मृदा जल, ठीक ना। देखिए ये मृदा जल दोस्तों वही है कि ये तो हो गया, ठीक ना, उपलब्ध मृदा जल। अब इसको समझिए, उपलब्ध मृदा जल यानी कि मृदा मतलब आप लोग जान रहे हैं मिट्टी होती है, ठीक ना। और जल मतलब पानी, पानी तो समझिए रहेंगे, ठीक। तो देखिए अगर मृदा में जहाँ जिस जगह ये पौधा है, ठीक ना, वहाँ अगर जल अधिक मात्रा में उस मिट्टी में उपलब्ध है तो फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज़ी से होगी, क्योंकि भाई अवशोषित करेगा पानी और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, फिर अवशोषित करेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, ठीक ना। तो अगर पानी ही कम है, ठीक ना, पानी ही उस मृदा में कम है, तो वो जो पौधा है वो पानी ज़्यादा अवशोषित कर नहीं पाएगा। तो जब पानी अवशोषित ज़्यादा कर नहीं पाएगा तो फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी धीमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 कारक बाह्य कारक में है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अभी बात करते हैं अपन लोग आंतरिक कारक। तो एक एक करके इसको भी अपन लोग समझेंगे दोस्तों, डिटेल से एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। तो आंतरिक कारक में हमारा जो पहला कारक है उपचर्म, ठीक ना, उपचर्म, ठीक। और दूसरा है दोस्तों बाह्य त्वचा, ठीक ना, बाह्य त्वचा। इससे भी ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये भी प्रभावित होती है। पर्णरंध्र दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर रंध्रों की संख्या ज़्यादा होगी दोस्तों, रंध्रों की संख्या, पर्णरंध्र मतलब वो जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, नहीं, तो अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो ये भी एक आंतरिक क्रिया। आंतरिक कारक मैंने आपको बताया ही नहीं। आंतरिक का मतलब यही होता है जो पौधों में जो कारक होते हैं, और ये बाह्य कारक मतलब जो भी बाहर के जो कारक होते हैं, ठीक ना। तो वो पर्णरंध्र मतलब रंध्रों की संख्या ज़्यादा होगी दोस्तों, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब ये क्या है कि धंसे हुए रंध्र दोस्तों, बहुत सारे पौधों में जो होते हैं कि पौधों के जड़ों में भी रंध्र होते हैं, ठीक ना। तो जड़ों में जो धंसे हुए रंध्र होते हैं, यानी कि मिट्टी में जो होते हैं, तो दोस्तों उससे भी ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है, ठीक ना। और अब बात करते हैं पत्तियों के तल। तो दोस्तों ये अगर पत्तियां जैसे ऊपरी भाग में अगर देखिए उनकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है? रंध्रों से, ठीक। तो रंध्र का जैसे कि पत्तियां होती हैं नहीं, ऊपर अगर उनका मुंह है, ठीक ना, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होगी। अगर उनका तल भाई नीचे है, ठीक, नीचे की तरफ है,
तो प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा नहीं और फिर उनमें टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा नहीं, तो उनकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है दोस्तों तो मैं आपको इधर करता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट मार लीजिए दो भी दोस्तों, यहाँ से यहाँ। अगर आप इस प्रकार से दोस्तों लिखते हैं, देखिए मैंने इसके जो भी वर्णन है लिख के नहीं बताया लेकिन आपको समझा दिया दोस्तों। तो आप लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, सोच समझ के। देखिए ये सब ऐसे मतलब होते हैं जो कि आपको ऐसे सोच सोच के लिखना पड़ता है, ठीक ना। ऐसे डिटेल्स में आप कितना लिखोगे। अगर आप समझ जाते हैं, एक बार समझ गए दोस्तों, तो फिर आपको इतना आंसर आ जाएगा ना, इसका मतलब इतना बड़ा आंसर या आप लिख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।